सोचिए 1898 में आप एक किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब में एक जहाज है जो बिल्कुल अनसिंकेबल है। वो अप्रैल के महीने में एक आइसबर्ग से टकराता है और हजारों लोग मारे जाते हैं क्योंकि उस जहाज में लाइफ बोट्स की कमी थी। आप ये सब सुनकर किताब पढ़ना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि क्या बकवास स्टोरी है। लेकिन उस समय से ठीक 14 साल बाद वही कहानी हकीकत बन जाती है। एक एक डिटेल, एक एक मौत और वही तारीख। 1898 में टाइटैनिक के बनने से बरसों पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने फ्यूटिलिटी नाम का एक उपन्यास लिखा था। उसने उसमें एक जहाज का जिक्र किया जिसका नाम था टाइटन। उसका वजन, उसकी स्पीड और उसके डूबने का तरीका सब कुछ टाइटैनिक से मिलता था। लोग पूछते हैं कि क्या वो राइटर कोई भविष्य करता था या फिर शायद कुदरत हमें ये बता रही थी कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा पहाड़ खड़ा कर ले, समंदर के सामने वो हमेशा एक तिनका ही रहेगा। आज की इस वीडियो में हम उसी तिनके की दास्तां सुनेंगे। हमारी असली कहानी शुरू होती है 1907 की एक ठंडी शाम को। एक बहुत बड़ा डिनर हो रहा था। एक तरफ थे जे ब्रूस स्मिथ जो व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट थे, एक ऐसे इंसान जिन्हें हर हाल में जीतना पसंद था। दूसरे थे लॉर्ड पिरी जो हॉलैंड एंड वॉल्फ कंपनी के चेयरमैन थे। दोनों के सामने एक ही टेंशन थी, उनका कॉम्पिटिटर कनर्ट लाइन जो अपने फास्टेस्ट शिप्स के साथ मार्केट में आग लगा रहा था। स्मिथ ने लॉर्ड पिरी से कहा कि स्पीड में हम उन्हें नहीं हरा सकते, लेकिन लग्जरी में हम उन्हें जरूर हरा सकते हैं। लग्जरी में हम उन्हें ऐसा पिछाड़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम एक नहीं बल्कि 3 ऐसे शिप्स बनाएंगे जो इतने बड़े और इतने लग्जरी होंगे कि उन्हें ओलंपिक क्लास कहा जाएगा। उनका प्लान था ओलंपिक, टाइटैनिक और जाइगेंटिक जैसे शिप्स को बनाना। बाद में जाइगेंटिक का नाम चेंज कर उसका नाम ब्रिटेनिक रख दिया गया। इन दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा फ्लोटिंग पैलेस जिसके अंदर गरीब से गरीब आदमी भी खुद को राजा समझे और अमीर लोग तो जैसे जन्नत में हों। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब ईगो ने इंजीनियरिंग पर कब्जा कर लिया। सोचिए उस वक्त का माहौल। 14,000 मजदूर। ये लोग कोई रोबोट्स नहीं थे, ये वो लोग थे जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रोजाना मौत से खेलते थे। टाइटैनिक को बनाने में कोई मॉडर्न क्रेन्स या ऑटोमेटिक वेल्डिंग नहीं की गई थी। हर एक स्टील प्लेट को हाथ से उठाया जाता था। टाइटैनिक में 30 लाख रिवेट्स यानी कीलें ठोकी गई थी और ये सारा काम शोर और गर्मी के बीच में होता था। कहा जाता है कि टाइटैनिक को बनाने के दौरान कई मजदूरों की जान भी चले गई थी। उनका खून और पसीना उस स्टील में मिला हुआ था। टाइटैनिक को बनाने में उस वक्त टोटल $7.5 बिलियन का खर्चा आया था। आज के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों और अरबों में जाता है। लेकिन आयरनी देखिए, जेम्स कैमरियन ने 1997 में जब टाइटैनिक मूवी बनाई तो उसका खर्चा टोटल $200 मिलियन था, यानी असली जहाज से लगभग 26 गुना ज्यादा। अगर आज हम असली टाइटैनिक दोबारा बनाएं तो शायद इसकी लागत $400 मिलियन के करीब होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 3300 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर होगी। अब बात करते हैं टाइटैनिक के स्पेक्स की। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक बीस्ट था। टाइटैनिक का टोटल वेट लगभग 46,328 टन था, इतना भारी कि पानी भी कांप जाए। टाइटैनिक की टोटल लेंथ 883 फीट थी। अगर आप इसे सीधा खड़ा कर दें तो ये उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ऊंचा होता। टाइटैनिक के अंदर 4 विशाल चिमनियां थी। हर एक चिमनी लगभग 62 फीट ऊंची थी। लेकिन यहाँ भी एक धोखा था, सिर्फ 3 चिमनियां ही असली धुआं निकालती थी। चौथी चिमनी सिर्फ इसलिए थी ताकि जहाज सिमेट्रिकल और सुंदर दिखे। जहाज के अंदर 29 बॉयलर्स लगे हुए थे। ये बॉयलर्स दिन रात कोयला निकलते थे ताकि स्टीम बन सके। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लाइफ बोट्स की हुई। टाइटैनिक में कैपेसिटी थी 1178 लाइफ बोट्स की, लेकिन टाइटैनिक को चलाने से पहले उन्होंने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर डेक पर बहुत सारी लाइफ बोट्स होंगी तो व्यू खराब हो जाएगा और अमीर लोगों के वॉक करने की जगह भी नहीं रहेगी। उनका ईगो इतना था कि उन्होंने सेफ्टी से ज्यादा टाइटैनिक की लुक्स को अहमियत दी। चलिए अब जहाज के अंदर चलते हैं। टाइटैनिक का ग्रैंड स्टेयरकेस। ये सिर्फ सीढ़ियां नहीं थी, ये व्हाइट स्टार लाइन की शान भी थी। 16 फीट चौड़ी, 60 फीट ऊंची और ऊपर से एक ग्लास का डोम जो रात में सितारों की तरह चमकता था। यहाँ सफर करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। टाइटैनिक के उस वक्त का सबसे सस्ता टिकट थर्ड क्लास का था, जिसकी कीमत उस वक्त 7 पाउंड्स थी। ये सबसे सस्ती थी। टाइटैनिक का सबसे महंगा टिकट उस वक्त के 870 पाउंड्स का था। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम इसकी लागत देखें तो इसकी लागत इंडियन रुपीस में 1 करोड़ 45 लाख के करीब होगी। एक टिकट की कीमत में आप एक आलीशान फ्लैट खरीद सकते थे। इस टिकट में आपको मिलता था प्राइवेट बाथरूम, संगीत, दुनिया की सबसे बेहतरीन खाना और वो माहौल जहां पर सिर्फ मिलियनर्स उठते बैठते थे। 10 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड के पोर्ट पर खड़ा था। हजारों लोग हाथ हिला रहे थे,
रो रहे थे और अपने दोस्तों को विदा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि वो इतिहास बनते देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मौत का मंजर देखने वाले हैं। कैप्टन स्मिथ ब्रिज पर खड़े थे, इंजन स्टार्ट हुआ और टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। जैसे ही दोपहर के 12 बजे थे तो फिजाओं में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। टाइटैनिक के विशाल विसल ने जब पहली बार गूंज मारी तो मानो पूरा शहर कांप सा गया हो। ये किसी जहाज का निकलना नहीं था, बल्कि इंसानियत की जीत का जश्न भी था। लेकिन शुरुआत में ही एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर लोग कांप से गए थे। जब टाइटैनिक पोर्ट से निकल रहा था तो उसकी विशाल ताकत की वजह से पास खड़ा एक दूसरा जहाज एसएस न्यूयॉर्क खिसता हुआ टाइटैनिक के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच सिर्फ कुछ फीट का फासला बचा हुआ था और टक्कर होते होते बची। लोग डर गए, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। आज पीछे मुड़कर अगर देखा जाए तो लगता है जैसे किस्मत भी टाइटैनिक को रोकने की कोशिश कर रही थी। टाइटैनिक के अंदर 3 अलग अलग दुनियाएं बसी हुई थी। सबसे ऊपर था फर्स्ट क्लास। यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। जॉन जैकब एस्टर, जो उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास इतना पैसा था कि वो शायद एक नया टाइटैनिक खरीद लेते। फर्स्ट क्लास में एक जिम था, स्क्वाश कोर्ट थी और एक तुर्किश बाथ भी था। यहाँ के लोग शाम को सूट पहनकर 5 कोर्स मील खाते थे, मानो समुद्र पर नहीं बल्कि किसी पेरिस के महल में बैठे हों। फिर आता था सेकंड क्लास। यहाँ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और मिडिल क्लास लोग थे। इनके लिए भी सुविधाएं किसी बड़े होटल से कम नहीं थी। और सबसे नीचे थी थर्ड क्लास। यहाँ वो लोग थे जो अपना घर बार बेचकर अमेरिका जा रहे थे एक नया जीवन शुरू करने। इनके लिए 7 पाउंड की टिकट भी जिंदगी भर की कमाई थी। इन्हें शायद ऊपर के महल से मतलब नहीं था, इन्हें बस न्यूयॉर्क पहुंचना था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब मौत आई तो सबसे ज्यादा मुश्किल इन्हीं लोगों के लिए होने वाली थी। टाइटैनिक की कमान थी कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हाथों में। सफेद दाढ़ी, मजबूत आवाज और 40 साल का तजुर्बा। ये उनका रिटायरमेंट से पहले का आखिरी सफर था और वो इस सफर को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन उनके साथ जहाज पर एक शख्स और था, जे ब्रूस स्मिथ। हाँ, वही व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट। कहा जाता है कि इसमें कैप्टन पर लगातार प्रेशर बना रहे थे। वो चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड से चले ताकि न्यूयॉर्क को वक्त से पहले पहुंच जाए और दुनिया के अखबारों में हेडलाइन छपे, टाइटैनिक द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट शिप। इसमें के इसी बिजनेस माइंडसेट ने शायद कैप्टन की सेफ्टी वार्निंग्स को धुंधला कर दिया था। 12 और 13 अप्रैल को टाइटैनिक का सफर बहुत सुकून से गुजर रहा था, लेकिन ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स को लगातार आइस वार्निंग्स भी मिल रही थी। दूसरे जहाज वायरलेस पर मैसेज भेज रहे थे कि आगे बर्फ का पहाड़ है, सावधान रहें। लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्रायड थके हुए थे। उन्हें पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भेजने से फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कई वार्निंग्स को इग्नोर भी कर दिया था। और इसी बीच जहाज पर एक बैंड बज रहा था, वॉलेस हार्टले और उनके 7 साथी। ये 8 लोग टाइटैनिक की रौनक थे। ये लोग लोगों का दिल बहलाते थे। इन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में इनका संगीत लोगों को सुकून देने का आखिरी जरिया बन जाएगा। इन 8 म्यूजिशियंस ने जो किया वो इंसानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। 14 अप्रैल की रात को जब 11 बज रहे थे, उस समय टाइटैनिक की स्पीड 22.5 नॉट्स की थी, जो कि लगभग उसकी टॉप स्पीड के बराबर थी। उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पानी में एक लहर तक नहीं थी। पानी में लहरों का ना होना काफी खतरनाक था, क्योंकि अगर पानी में लहरें होती तो वो आइसबर्ग से टकराती और उनसे निकलने वाला सफेद जहाज लुकआउट्स को अंधेरे में दिख जाता। लेकिन उस रात समुद्र एक काले कांच की तरह खामोश था। ऊपर क्रोज नेस्ट में 2 लुकआउट बैठे हुए थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। उनके पास उस वक्त की एक सबसे जरूरी चीज नहीं थी जिसे शिप्स पर कैरी किया जाता था, वो था दूरबीन। वो एक लॉकर में बंद थी जिसकी चाबी एक ऑफिसर गलती से अपने साथ ले गया और वो जहाज पर नहीं था। वो दोनों नंगी आंखों से उस जमने वाली ठंड में अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहे थे। रात के 11:39। फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने देखा, एक काला साया, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत 3 बार घंटी बजाई और फोन उठाया। ब्रिज पर कॉल गई। ऑफिसर ने पूछा कि क्या देखा। फ्रेडरिक फ्लीट ने जवाब दिया कि सामने बर्फ का एक बड़ा पहाड़ है। ऑफिसर मुर्डोच ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया कि जहाज को पूरा मोड़ो। इंजन्स रिवर्स किए गए। टाइटैनिक धीरे धीरे मुड़ने लगा। ऐसा लगा कि वो बच गए, लेकिन फिर एक हल्की सी ग्राइंडिंग की आवाज आई, जैसे किसी ने जहाज के नीचे से एक बड़ी चाकू चला दी हो। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया नहीं, बल्कि आइसबर्ग ने टाइटैनिक को चीरा था। और यही वो पल था जब केवल जहाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से रगड़ खाते हुए निकला तो ऊपर के डेस्क पर बैठे अमीर लोगों को लगा कि शायद इंजन में कोई छोटी सी खराबी आई है। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने डेक पर गिरी बर्फ उठाई और उससे फुटबॉल खेलने लगे। उन्हें लगा कि ये एक एडवेंचर है। लेकिन जहाज के सबसे निचले हिस्से में, जहां फायरमैन और ट्रिमर्स बॉयलर्स में कोयला झोंक रहे थे, वहां मंजर कुछ और ही था। एकदम से एक भयानक आवाज आई और स्टील की दीवारें फटने लगी। ठंडा नमकीन पानी किसी प्रेशर की तरह अंदर घुसने लगा।
टाइटैनिक के हल में एक लंबी कट लग चुकी थी, बल्कि आइसबर्ग ने रिवर्ट्स को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से 5 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा था। टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी वो तैर सकता था, लेकिन 5 कंपार्टमेंट्स में अब तक पानी भर चुका था। 5वें कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था मौत। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को बुलाया। एंड्रयूज ने जब हालात देखी और डैमेज की रिपोर्ट पढ़ी तो उनका चेहरा मानो पीला पड़ गया। उन्होंने कैप्टन की आंखों में देखकर कहा कि सर, ये जहाज डूबेगा। एंड्रयूज ने कैलकुलेट किया कि वो टाइटैनिक के पास सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का वक्त है। सोचिए, उस वक्त जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे और लाइफ बोट्स सिर्फ 20, यानी लगभग 1000 लोगों की मौत उसी पल तय हो गई थी। ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। रेडियो ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हारोल्ड ब्राइड को ऑर्डर दिया गया डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का। पहले उन्होंने पुराना सिग्नल CQD भेजा और फिर इतिहास में पहली बार किसी बड़ी हादसे में नया सिग्नल SOS इस्तेमाल किया गया। सबसे दुख की बात यह थी कि टाइटैनिक से महज 10 से 15 मील दूर एक जहाज खड़ा था जिसका नाम था द कैलिफोर्नियन। उसके क्रू ने टाइटैनिक की भेजी हुई डिस्ट्रेस रॉकेट्स को आसमान में देख भी लिया था, लेकिन उनका वायरलेस ऑपरेटर सो चुका था। उन्हें लगा टाइटैनिक वाले शायद कोई पार्टी कर रहे हैं और फायरवर्क्स चला रहे हैं। अगर कैलिफोर्नियन उस वक्त होश में होता तो शायद आज टाइटैनिक की कहानी में एक भी मौत नहीं हुई होती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दूर कहीं 58 मील दूर एक जहाज था RMS कैरेक्टिया। उसने सिग्नल पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से टाइटैनिक की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वो बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर। इस तबाही के बीच में एक ऐसी कहानी भी है जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है चार्ल्स जोगिन की, जो टाइटैनिक के चीफ बेकर थे। जब सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे तो चार्ल्स ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया कि सारी डबल रोटियां लाइफ बोट्स में रख दो ताकि लोग भूखे ना मरे। उसके बाद वो अपने कैबिन में गए और उन्होंने जी भर के विस्की पी। लोग कहेंगे कि ये पीने का कौन सा वक्त था, लेकिन यही विस्की उनकी जान बचाने वाली भी थी। जब टाइटैनिक डूबा तो चार्ल्स आखिरी इंसान थे जो जहाज के पानी में कूदे। वो लगभग 2 घंटे तक उस -2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में तैरते रहे। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 15 मिनट या उससे ज्यादा इस ठंडे पानी में रहे तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन उनके खून में मौजूद अल्कोहल ने उनकी बॉडी टेम्परेचर को गिरने से रोक लिया और वो बच गए। डेक पर लाइफ बोट्स लोडिंग शुरू हुई। कैप्टन ने ऑर्डर दिया वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया। कुछ ऑफिसर्स ने समझा कि सिर्फ औरतें और बच्चे जाएंगे, जबकि कुछ ने समझा पहले औरतें और बच्चे। इस वजह से काफी लाइफ बोट्स आधा खाली ही पानी में उतार दी गई। एक लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी 65 थी, वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर निकल गई। एक एक सीट की कीमत एक एक जान थी, लेकिन डर और कंफ्यूजन में उन्हें बर्बाद किया जा रहा था। थर्ड क्लास के लोगों को तो डेक पर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो नीचे भूल भुलैया जैसे रास्तों में फंसे हुए थे, जबकि ऊपर मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। टाइटैनिक के सामने वाला हिस्सा पूरा पानी में डूब चुका था। जहाज की पूंछ धीरे धीरे हवा में उठने लगी। लाइट्स अभी भी चल रही थी, लेकिन उनका रंग रेड पड़ने लगा था। और तब उन 8 म्यूजिशियंस ने अपने इंस्ट्रूमेंट उठाए। वॉलेस हार्टली ने अपने साथियों की आंखों में देखा। उन्हें पता था कि वो घर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने वो धुन बजाना शुरू की जिससे रोते हुए लोगों को थोड़ा सुकून मिला। रात के 2 बज रहे थे। जहाज अब एक खतरनाक एंगल पर झुक चुका था। चारों तरफ से चीखें आ रही थी, लोग पानी में गिर रहे थे और लाइफ बोट्स खत्म हो चुकी थी। ऐसे माहौल में जहां मौत सामने खड़ी हो, वहां इंसान क्या करता है? या तो वो भागता है या वो हार मान लेता है। लेकिन उन 8 म्यूजिशियंस ने कुछ और ही सोचा। वॉलेस हार्टली और उनकी टीम ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं छोड़े। उन्होंने डेक पर खड़े होकर संगीत बजाना जारी रखा ताकि लोग डर के मारे एक दूसरे को कुचल ना दे। उनका संगीत लोगों को यह एहसास दिला रहा था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। विटनेसेस कहते हैं कि आखिरी गाना जो उन्होंने बजाया वो था नियरर माई गॉड टू थी। उनका संगीत तब तक चलता रहा जब तक कि झुकते हुए जहाज पर खड़ा होना नामुमकिन नहीं हो गया। वो 8 के 8 कलाकार उस रात समुद्र में समा गए। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि डूबने वाले लोगों के आखिरी पल थोड़े सुकून से गुजरे। अब मंजर इतना भयानक था कि सोचा भी नहीं जा सकता। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में 45 डिग्री से ज्यादा उठ चुका था। जो लोग लाइफ बोट्स में नहीं जा पाए वो जहाज की रेलिंग से चिपके हुए थे। तभी एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। टाइटैनिक का स्टील अब इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहा था, इसलिए तीसरे और चौथे चिमनी के बीच में से टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। इंजन रूम और बॉयलर्स का वजन इतना ज्यादा था कि उन्होंने जहाज को बीच से फाड़ दिया। बिजली की तारें टूटी और पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। अगले कुछ पलों तक सिर्फ सन्नाटा था और फिर टाइटैनिक के आगे का हिस्सा सीधा समंदर की गहराइयों में निकल गया। पिछला हिस्सा कुछ देर के लिए पानी पर सीधा खड़ा रहा, मानो वो डूबने से इनकार कर रहा हो, और फिर 2:20 पर वो भी चुपचाप अटलांटिक के पेट में समा गया। जब जहाज डूबा तब एक ऐसी आवाज आई जो सर्वाइवर्स को जिंदगी भर सोने नहीं देती। वो 1500 लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाजें। समंदर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी
इतनी ठंड कि अगर आप उसमें हाथ डालें तो ऐसा लगेगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हो। लोग पानी में तैर रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन मौत उन्हें धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही थी। हाइपोथर्मिया उनके शरीर को जमाता जा रहा था। पास ही लाइफ बोट्स तैर रही थी जो आधी खाली थी। उनमें बैठे लोग लोगों को डूबते हुए देख रहे थे, लेकिन वो वापस नहीं गए। उन्हें डर था कि डूबते हुए लोग उनकी बोट्स को भी पलट देंगे। सिर्फ लाइफ बोट 14 के ऑफिसर हॉलरोड लोग ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने लोगों को एक बोट में शिफ्ट किया और वापस पानी में जाकर वो लोगों को ढूंढने के लिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ 4 लोग जिंदा मिले, बाकी सिर्फ बर्फ की मूरत बन चुके थे। सुबह के 4 बजे अंधेरा छटने लगा। दूर से एक रोशनी दिखाई दी, वो था आरएमएस कैरेप्थिया। कैप्टन रोस्ट्रो ने उस रात अपने जहाज को मौत की स्पीड से चलाया था, उन आइसबर्ग्स के बीच जिन्होंने टाइटैनिक को खत्म किया था। जब कैरेप्थिया वहां पहुंचा तो वहां कोई जहाज नहीं था, सिर्फ खाली लाइफ बोट्स और बिखरा हुआ मलबा। कैरेप्थिया ने टोटल 706 सर्वाइवर्स को बचाया। इनमें मिलिवना डीन भी थी, जो उस वक्त सिर्फ 9 हफ्ते की बच्ची थी। कैरेप्थिया पर जब ये लोग चढ़े तो वहां खुशी नहीं, मातम था। किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपने बच्चे। जे ब्रूस इसमें व्हाइट स्टार लाइन के ओनर भी बच गए, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया द कावर्ड ऑफ टाइटैनिक कहने वाली थी, क्योंकि वो औरतों और बच्चों को छोड़कर खुद लाइफ बोट में बैठ गए थे। 18 अप्रैल 1912 जब आरएमएस कैरेप्थिया न्यूयॉर्क के किनारे पहुंचा तो वहां की हवा में सिर्फ गम था। हजारों लोग बारिश में खड़े थे, अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ को उनके घर वाले मिल गए, लेकिन 1500 परिवारों के लिए वो इंतजार कभी खत्म नहीं होने वाला था। लेकिन दोस्तों, रोने धोने के बीच एक गुस्सा भी उबल रहा था। लोग पूछ रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा और सेफ जहाज आखिरकार कैसे डूब सकता है। व्हाइट स्टार लाइन के ओनर जे ब्रूस में जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें हीरो नहीं, एक विलन की तरह देखा जा रहा था। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने कैप्टन स्मिथ को स्पीड बढ़ाने के लिए मजबूर किया और खुद मर्दों की तरह जहाज के साथ डूबने की जगह एक लाइफ बोट में छुपकर बैठ गए। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी शर्म और बदनामी में गुजारी। इस हादसे ने दुनिया के लॉस को बदल दिया। उसके बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर जहाज पर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होनी चाहिए और 24 घंटे रेडियो सर्विस चालू रहनी चाहिए। अप्रैल 1912 से लेकर 1985 तक टाइटैनिक सिर्फ एक अफसाना था। लोग जानते थे कि वो डूबा है, लेकिन कहां, ये किसी को नहीं पता था। नॉर्थ अटलांटिक की गहराइयां इतनी भयानक हैं कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। कईयों ने कोशिश की, लेकिन लास्ट में उन्होंने हार मान ली। फिर आया साल 1985। डॉक्टर रॉबर्ट बलर्ड नाम के एक ओशियनोग्राफर ने एक मिशन शुरू किया। उनके पास एक रिमोट कंट्रोल्ड कैमरा था जिसका नाम था आर्गो। 1 सितंबर 1985 की रात थी। डॉक्टर बलर्ड की टीम स्क्रीन पर नजर टिकाए हुई थी। अचानक मिट्टी और अंधेरे के बीच से कुछ उभर कर आया। वो था टाइटैनिक का एक विशाल बॉयलर। पूरी टीम चिल्लाने लगी, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो एक कब्रिस्तान के ऊपर है। उन्होंने देखा कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटा हुआ है और दोनों हिस्से एक दूसरे से लगभग 600 मीटर दूर पड़े हुए हैं। आज के साइंटिस्ट ने जब टाइटैनिक के मलबे की जांच की तो कुछ हैरान करने वाला सामने आया। 1912 में जो स्टील बनाया जाता था उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा रहती थी। जब वो ठंडे पानी में गया तो वो ब्रिटल यानी कांच की तरह कमजोर हो गया। अगर पानी गर्म होता तो शायद आइसबर्ग से टकराने पर स्टील सिर्फ मुड़ता, फटता नहीं। टाइटैनिक के हल को जोड़ने वाली रिवेट्स अर्थात कीलें कमजोर क्वालिटी की थी। जब आइसबर्ग ने जहाज को रगड़ा तो वो रिवेट्स एक एक करके टूट गई और स्टील प्लेट्स खुल गई। टाइटैनिक किसी एक गलती से नहीं डूबा, वो गलतियों की एक चैन थी। मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब बैनाकुलर्स का ना होना, शांत समंदर का धोखा, लाइफबोट्स की कमी और वो अनसिंकेबल होने का घमंड, इन सब ने मिलकर टाइटैनिक को उसकी कब्र तक पहुंचाया था। टाइटैनिक का आखिरी सर्वाइवर मिलिवना डीन 2009 में 97 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। उनके साथ टाइटैनिक का आखिरी इंसानी गवाह भी चला गया। आज टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक खास तरह का बैक्टीरिया जिसे हलमनस कहा जाता है, वह टाइटैनिक के स्टील को लगातार खा रहा है। साइंटिस्ट के अनुसार अगले 20 से 30 साल में शायद टाइटैनिक समुद्र की मिट्टी में पूरी तरह मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक कभी नहीं मरेगा। वो हमारी यादों में, फिल्मों में और किताबों में हमेशा जिंदा रहेगा। वो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, कुदरत से बड़ा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की वो पूरी दास्तान जो शुरू हुई थी एक भविष्यवाणी से और खत्म हुई समुद्र की गहरी खामोशियों में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इतिहास के राजों में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? अगली बार मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।